फ्लैश क्रोमेटोग्राफी। इसमें हम लोग इसका इंट्रोडक्शन, इसका प्रिंसिपल, इसकी मेथड और इसके यूजेस, यानी इसके उपयोग के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आप कुछ चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए। पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए, फ्लैश क्रोमेटोग्राफी होती क्या है। तो लिखना है इसमें फ्लैश कॉलम क्रोमेटोग्राफी, फ्लैश कॉलम क्रोमेटोग्राफी रासायनिक पदार्थों के शोधन की, रासायनिक पदार्थों के शोधन की नई तकनीक है। इसे मध्यम दबाव क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। इसे मध्यम दबाव क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। फ्लैश क्रोमेटोग्राफी इज अ न्यू टेक्निक। फ्लैश क्रोमेटोग्राफी is a new technique for the purification of chemical substance. It is also called लो प्रेशर क्रोमेटोग्राफी। तो इसका एक और नाम क्या है? लो प्रेशर क्रोमेटोग्राफी, मध्यम दबाव क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। अब पुरानी विधियों के आधार पर बात करते तो लिखना पुरानी विधि में गुरुत्व के आधार पर, पुरानी विधि में गुरुत्व के आधार पर विलायक कॉलम में नीचे की ओर गति करता था। पुरानी विधि में गुरुत्व के आधार पर विलायक कॉलम में नीचे की ओर गति करता था। इट इज ओल्ड मेथड based on gravity. The solvent used to move down the column, which was very slow. In this method, air pumped was pumped by medium pressure. इस विधि में मध्यम दबाव पंप द्वारा, वायु या नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके, इस विधि में मध्यम दबाव पंप द्वारा वायु या नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके कॉलम में ऊपर से प्रयुक्त किया जाता था, जिसमें विलायक के प्रचलन की गति बढ़ जाती है एवं पृथक्करण शीघ्रता से होता है।
हमने लिखा अभी तक इसमें एयर was pumped by medium pressure used from above in the column using air or nitrogen gas which increase the movement of solvent and rapid separation। यानी कि इसमें किसका उपयोग किया जाता है? एयर या नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं, जिसके कारण कॉलम में जो सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है बढ़ जाता है। रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट एंड रैपिड सेपरेशन। यह तकनीक सर्वप्रथम कोलंबिया विश्वविद्यालय के क्लार्क स्टील द्वारा उपयोग में लाई गई कम समय तथा कम खर्च में पूरी होने के कारण आजकल इसका उपयोग जैव रसायन में अत्यधिक हो रहा है। This technique was first used by Clark Steel of Columbia University due to its completion in a less time and less cost. Nowadays it being used extensive in biochemistry. अगली हेडिंग डालना थ्योरी, सिद्धांत, प्रिंसिपल। सिद्धांत, प्रिंसिपल या थ्योरी। तो ये सबसे पहले किसने यूज करी थी? क्लार्क स्टील ने यूज करी थी। किसके काम में आई थी? सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री में काम आई। ठीक है, सिद्धांत की बात करते हैं। अब सिद्धांत में किसकी बात करते हैं हम लोग? यहाँ पर दो फेज की बात करेंगे, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज। तो लिखना, इस विधि में सामान्य क्रोमेटोग्राफी की तरह एक कॉलम होता है जिसमें स्थिर प्रावस्था अर्थात अधिशोषक पदार्थ का भराव होता है। स्टेशनरी फेज में एडसोर्बेंट सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं। दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ कॉलम एज इन नॉर्मल क्रोमेटोग्राफी
as in normal chromatography in which the stationary phase that is adsorbent material is filled with, इस कॉलम में चलित प्रावस्था यानी मोबाइल फेज, इस कॉलम में चलित प्रावस्था अर्थात अधिशोषक पदार्थ का भराव होता है। दिस कॉलम इज फिल्ड विथ द मोबाइल फेज दैट इज एडसॉर्बेंट मटेरियल। इस कॉलम में चलित प्रावस्था, इस कॉलम में आगे लिखना उसमें, इस कॉलम में चलित प्रावस्था जिसमें मिश्रण उपस्थित होता है पंप द्वारा मध्यम दबाव 10 से 15 ATM का उपयोग करके प्रवाहित करते हैं। The mobile phase in the column in which the mixture is present is pumped through pumped through the medium pressure using 10 to 15 ATM। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो कॉलम रहता है उस कॉलम में ऊपर से 10 से 15 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का दबाव लगाया जाता है, जिससे क्या होता है मोबाइल फेज आसानी से चलने लग जाते हैं। ठीक है, आगे लिखना है इसमें मिश्रण में उपस्थित घटक की आकर्षण क्षमता, अधिशोषक पदार्थ के लिए अलग अलग होती है। मिश्रण में उपस्थित घटक की आकर्षण क्षमता अधिशोषक पदार्थ के लिए अलग अलग होती है। इस आधार पर जिसका आकर्षण ज्यादा होता है वह पहले रुक जाता है। इस आधार पर जिसका आकर्षण ज्यादा होता है वह पहले रुक जाता है। अतः कॉलम में सभी अलग अलग स्थान पर अधिशोषित होते हैं। The attractiveness of the component present in the mixture is different for the adsorbent substance on the basis that the one which has more attraction stop first। कॉमा लगा के आगे लिखना so all
the adsorbent are adsorb at different place in the column by bleaching each by solvent. In the column by bleaching each by solvent. विलायक के द्वारा प्रत्येक को प्रक्षालित करके, विलायक के द्वारा प्रत्येक को प्रक्षालित करके प्रत्येक घटक की पहचान कर ली जाती है. Each component is identified or can also be identified. Each component is identified or can also be identified by the retention time. या फिर रिटेंशन टाइम से भी पहचाना जा सकता है, या फिर रिटेंशन टाइम से भी पहचाना जा सकता है. हर यौगिक का रिटेंशन टाइम अलग अलग होता है. द रिटेंशन टाइम ऑफ ईच कंपोनेंट इज डिफरेंट. अब रिटेंशन टाइम क्या होता है? तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो कॉलम होता है, उस कॉलम में क्या होगा, सॉल्वेंट के साथ साथ में कौन चलेंगे, कंपोनेंट यानी घटक भी चलते हैं. तो हम हमेशा बात करते हैं कि हमारे पास में इसमें जो फेज होगी उसको हम स्थिर प्रावस्था या स्टेशनरी फेज कहते हैं. और यहाँ पर जो मोबाइल फेज चल रही है यानी गतिमान प्रावस्था जो चलती है, उसमें क्या करते हैं, हमने कहा कि यहाँ ऊपर से हम लोग 10 से 15 ATM का प्रेशर अप्लाई करते हैं. तो प्रेशर अप्लाई करने से इनकी जो गति है, गतिमान प्रावस्था की जो गति, वो बढ़ जाती है. और जब उसकी गति बढ़ती है तो क्या होता है, रिटेंशन टाइम सब कंपाउंड का अलग अलग होता है. मैंने आपको पहले बताया था कि यदि हम यहाँ पर ग्लूकोज और सुक्रोज के मिक्सचर को डाल दें, अब ग्लूकोज कौन से कलर का होता है, तो ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6. कौन से कलर का होता है, ये व्हाइट यानी कलरलेस होता है. और सुक्रोज का फार्मूला C12H22O11. इसका कलर भी क्या होता है, व्हाइट होता है. हमने देखा शुगर, हमारी शुगर यानी सुक्रोज, इसका कलर भी व्हाइट है. अब आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों स्वाद में स्वीट है, मीठे है, अब पहचान नहीं सकता बिल्कुल. अब इन दोनों को आपने मिक्स कर दिया, तो सेपरेट कैसे कर सकते हैं, तो सेपरेट करोगे आप रिटेंशन टाइम से. रिटेंशन टाइम का मतलब होता है उसके चलने की गति, ठीक है, मोमेंट स्पीड. तो ये आती है कि हमने ग्लूकोज का शायद रिटेंशन टाइम मैंने कहा था कि 5 मिनट होता है, और इसका रिटेंशन टाइम होता है 8 मिनट. ठीक है. अब 5 मिनट का मतलब है कि ये धीरे धीरे चलेगा, 8 मिनट का मतलब कि तेज चल रहा है. ठीक है. तो यहां पर क्या होगा, 8 मिनट का मतलब तो सबसे पहले कौन सेपरेट हो गया, सुक्रोज. ठीक है. तो 8 मिनट में ये निकल गया. अब 5 मिनट में कौन निकलेगा, ग्लूकोज बाहर निकलेगा. तो इस पे फिर यहां से हमने इन दोनों का मिक्सचर डाला, तो उसके बाद 5 मिनट कौन लेगा, ग्लूकोज लेगा. तो इन दोनों का रिटेंशन टाइम यानी कि अलग अलग होने का समय क्या होता है, अलग अलग होता है. तो इन दोनों के इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस क्रोमेटोग्राफी के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं. बाकी किसी विधि से सेपरेट नहीं कर सकते उनको, क्योंकि दोनों वाटर सोल्यूबल है, दोनों पानी में घुल जाते हैं. समस्या ये भी इन दोनों के साथ, क्योंकि ग्लूकोज भी पानी में घुलता है, शुगर भी पानी में डिसॉल्व हो जाती है. तो इन दोनों का पहचान नहीं सकते हैं. स्वाद में दोनों मीठे होते हैं, कलर में दोनों व्हाइट होते हैं. यदि दोनों को बर्न करोगे, ठीक है, जलाएंगे, तो जलाने पर क्या बचता है, ओनली कोक यानी कार्बन बचता है. जब शुगर को जलाएंगे तो क्या बचता है, कार्बन. ठीक है ना. क्यों बचता है, क्योंकि जब हम इसका ऑक्सीडेशन कर दें, जैसे ये लिखा हुआ है, इसकी रिएक्शन किसके साथ कर दो, O2 के साथ कर दो. देख लो, C6H12O6 प्लस O2 कर दो, तो क्या बनेगा यहाँ पर, ये तो बनाएगा वाटर मॉलिक्यूल, तो क्या बना लेगा 6H2. इसने क्या बना लिया, ठीक है.
तो ये वाटर मॉलिक्यूल बनाने का, ये CO2 बनाएगा। ये CO2 में से फिर कौन बाहर चला जाएगा, क्या बचेगा, ठीक है। तो जब आप शुगर को जलाते हैं, शक्कर को जलाते हैं, तो आखिरी में क्या बच जाता है, ब्लैक कलर का पाउडर बच जाता है, ठीक है ना। तो ब्लैक पाउडर बच गया तो इसको टेस्ट भी नहीं कर सकते। तो आप ऑक्सीडेशन करो तो आप किसी भी विधि से इन दोनों को अलग नहीं कर सकते। इनको अलग करने के लिए सिर्फ कौन सी टेक्निक है, क्रोमेटोग्राफी तकनीक है, जिनसे आप इनको अलग कर सकते हैं। ये तो बात है हमारे इसके सिद्धांत की। अब चलते हैं इसकी प्रैक्टिकल मेथड, हिंदी में लिखो प्रायोगिक विधि। छोटी सी प्रायोगिक विधि, उसमें खाली अपन मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज की बात करेंगे। तो अगली हेडिंग है प्रायोगिक विधि। इसमें लिखना द फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड, द फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड टू सेपरेट द मिक्सचर, to separate the mixture and identify, to separate the mixture and identify the component by flash chromatography। हेडिंग डालना प्रायोगिक विधि, फ्लैश क्रोमेटोग्राफी के द्वारा, फ्लैश क्रोमेटोग्राफी के द्वारा दिए गए मिश्रण का पृथक्करण, दिए गए मिश्रण का पृथक्करण एवं घटकों की पहचान करने के लिए निम्न पदों की आवश्यकता होती है। हेडिंग लिखना चलित प्रावस्था, मोबाइल फेज, the mobile phase may be of low polarity or high polarity depending on the नेचर ऑफ द मिक्सचर। लिखना चलित प्रावस्था में, चलित प्रावस्था मिश्रण की प्रकृति के आधार पर कम ध्रुवता या अधिक ध्रुवता के विलायक का चयन करते हैं, विलायक का चयन करते हैं। अगली हेडिंग लिखना स्थिर प्रावस्था, स्टेशनरी फेज। इसमें लिखना मतलब स्टेशनरी फेज का मतलब स्थिर प्रावस्था। Select a suitable solvent for the mobile phase। चलित प्रावस्था के लिए किसी उपयुक्त विलायक का चयन करते हैं। इसमें लिखो स्थिर प्रावस्था, चलित प्रावस्था के लिए किसी उपयुक्त विलायक का चयन करते हैं। इसके लिए सिलिका जेल, इसके लिए सिलिका जेल सामान्यतः उपयोग करते हैं, जिसके कणों का आकार 37 से 16 माइक्रोमीटर होता है। Select a suitable solvent for the mobile phase. For the silica gel is commonly used whose particle range from 37 to 16 माइक्रोमीटर।
ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिकल मेथड किसके जैसी होती है? कॉलम क्रोमेटोग्राफी के जैसी होती है। बस इसमें इतनी सी दो चीज़ों की सावधानी रखना पड़ती है। आगे बात करते हैं इसके उपयोग की। तो अगली हेडिंग लिखना है इसमें उपयोग, एप्लीकेशन। उपयोग यानी एप्लीकेशन। कहां का उपयोग में आती है? तो लिखना कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरा डीएनए शुद्धिकरण में, प्यूरिफिकेशन ऑफ डीएनए। अगला आणविक जैव विज्ञान के अध्ययन में, आणविक जैव विज्ञान के अध्ययन में, द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नेक्स्ट समुद्री जीवाणुओं के शुद्धिकरण में, प्यूरिफिकेशन ऑफ सी बैक्टीरियाज। वसा के पृथक्करण में, सेपरेशन ऑफ लिपिड्स। नेक्स्ट पेप्टाइड के शुद्धिकरण में, प्यूरिफिकेशन ऑफ पेप्टाइड्स। आगे पौधों की पत्तियों से प्राप्त वर्णकों को शुद्धिकरण में, पौधे की पत्तियों से प्राप्त वर्णकों को शुद्धिकरण में, प्यूरिफिकेशन ऑफ पिगमेंट्स इन ग्रीन लिप्स। तो ये हमारी कौन सी क्रोमेटोग्राफी थी? फ्लैश क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, ये चैप्टर हमारा यहीं पे फिनिश होगा।